अजीत सर, बहुत सारी चीजें हैं। नितिन गडकरी ने बड़ा साफ ये भी बात कही है कि भाई सजा जो है मिलती नहीं है जो खराब काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। हालांकि वो बड़ा हंसते हुए उन्होंने ये बात कही है, वो विपक्ष की बात भी उन्होंने कही विपक्ष पे है, लेकिन विपक्ष का तो इस समय इस तरीके का कोई सीन दिख नहीं रहा है। विपक्ष पे तो ये सारी चीजें कहीं इस समय लागू हो नहीं रही हैं। तो सीधे सीधे ये आज जो सत्ता है, जो सरकार है, उसकी कार्यशैली पर सवाल के तौर पर देखा जा सकता है इसको, कि आप ये बात कहें। क्योंकि अभी जो हालिया उदाहरण है, मैं कुछ उदाहरण भी जल्दी से गिना दूं, जो अभी मैंने जिक्र भी किया था, दो नाम, हेमंता बिस्वा शर्मा का जिक्र किया था मैंने, शुभेंदु अधिकारी का जिक्र किया था मैंने, अजीत पवार साहब का जिक्र किया था मैंने, और बार बार ये बात हो रही है। जब भी इस तरीके की किसी भी चीज को एक तरफ इस तरीके के लोग जो जिन पर आरोप लगा और वो भाजपा में आए, बहुत लंबी फहरिस्त है। जब हम देश और प्रदेश के तमाम प्रदेशों के बड़े नेताओं से लेकर के और केंद्र की सियासत में अहम नामों पर चले जाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। घंटा भर ये फहरिस्त गिनाने में निकल जाएगा हमारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेताओं को मैं गिनवा सकता हूं, बिहार से लेकर के दिल्ली से लेकर के और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और इन सारी चीजों में जब गिनाने लग जाएंगे तो कई घंटों पर तो मैं ही नाम गिनवा दूंगा, नीचे से ऊपर तक में। ऐसे में सर आज नितिन गडकरी का ये बयान कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा ये कि पार्टी के ऊपर सीधा सीधा सवाल अगर ये हम समझें इसको, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने आकर के खड़ा है। रामप्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये जो सवाल उठाए हैं नितिन गडकरी, एक तो बड़ा अच्छा कोटेशन है, ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट, ये सारे अपॉर्चुनिस्ट जो है, उन्होंने शब्द यूज किया लोकमत टाइम्स में जब वो बोल रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से मैं कहूंगा कि इसका एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म एम है। शॉर्ट टर्म एम है, उसमें जो आपने नाम गिनाया उसमें मैं जोड़ दूं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कूद के कांग्रेस छोड़ के उस पार गए और सीधे कैबिनेट रैंक मिल गया। उसी तरह से जिस तरह से एक समय में राजस्थान में बीजेपी कोशिश कर रही थी तोड़ने की, तो ये, या यूपी में आपने कहा ना कि आप हम नाम गिनाने लगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे जो उछल के कांग्रेस से बीजेपी गए। तो एक तो ये सारे हैं। एक आपने सही कहा कि नीतीश कुमार पर भी एम है, क्योंकि उन्होंने प्रेज किया है दो लीडर को, जॉर्ज फर्नांडिस को और कर्पूरी ठाकुर को, और लालू प्रसाद यादव को भी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो ओरेटरी है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जॉर्ज फर्नांडिस और कर्पूरी ठाकुर बड़े कमिटेड लीडर थे। तो मतलब काफी एक तरह से अपॉर्चुनिस्टों पर अटैक है, पलटू रामों पर अटैक है। और ये जो नया, माने हमको लगता है 2015 से ये बड़ा जोरदार रूप से शुरू हुआ बीजेपी में, जब से हिमंत बिस्वा शर्मा को लाया गया कि बार बार कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी से किसी को तोड़ के और बीजेपी में ले आया जाए, या अलायंस भी तोड़ा जा रहा है। अभी पता चला है कि अन्ना डीएमके में बहुत सारे एमएलएज और एमपीज तमिलनाडु में वो छोड़ छोड़ के अन्ना डीएमके वो आके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और जो छोटा मोटा टुकड़ा है उसके साथ बीजेपी चाह रही है कि अलायंस करके तमिलनाडु में हम एक एंट्री करें, कुछ सीट वहां भी जीत लें। ये जो एक तो इस पर अटैक है, और दूसरा अटैक है सीधे मेरे अनुसार सेंट्रल लीडरशिप पे बीजेपी के। क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान टॉप परफॉर्मर माने जाते थे मध्य प्रदेश में, करीब करीब 18.5 साल मुख्यमंत्री रहे, एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया। और एक जमाने में वो इतने पावरफुल थे कि जब मोदी जी का नाम आया था प्रधानमंत्री के लिए, तो दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का आया था। तो उस तरह के भी कदावर नेता, नितिन गडकरी खुद भी, इनका भी नाम बहुत बार मेंशन किया गया है पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर में। तो उस पर भी अटैक है कि ये जो सो कॉल्ड कोट अनकोट गुजरात लॉबी डोमिनेट कर रही है बीजेपी को, दो आदमी मिलके और उधर दो कैपिटलिस्ट मिलके, अडानी जी हों या अंबानी जी हों, ये 4-5 जो गुजरात लॉबी देश को जो रन कर रहा है, उसके तरफ भी एम है कि बेसिकली
वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब अपनी मिनिस्ट्री में परफॉर्मेंस दिखाइए। और उस साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरा है, ये अपॉर्चुनिस्टों का जो डोमिनेंस हो गया है नए राजनीति में, कि बार बार जो परफॉर्मर है, मान लीजिए बिहार का ही लीजिए, तो भाजपा के सबसे कदावर नेता बिहार में सुशील मोदी थे, जो नीतीश कुमार के साथ 10-15 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बिहार का नीतीश जी के फर्स्ट 2 टर्म्स में, उसमें इन दोनों का जोड़ था, नीतीश जी और सुशील मोदी का। बट सुशील मोदी को पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, और उसके बाद ये जात पात अपॉर्चुनिस्ट लोगों को ला ला के जो है पार्टी में भरा गया। तो ये सब पर उनका अटैक है कि ये जो 2 पॉलिटिकल कल्चर बीजेपी में पनप रहा है, एक तरफ वो पुराने संघी पॉलिटिकल कल्चर जिसमें कि परफॉर्मेंस को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, जो वाजपेयी जी के जमाने में एक तरह से हमेशा मोरालिटी और परफॉर्मेंस देखा जाता था, और एक तरफ से ये जो नया कल्चर शुरू हुआ 2014 से, कि जिसमें किसी भी साम दाम दंड भेद जो मिले उसके साथ बेसिकली इलेक्शन जीतना है। इनफैक्ट सैनी जी भी मेंशन किए, डॉक्टर सतीश मिश्रा भी मेंशन किए, ये जो गिरावट आया है भाजपा और भाजपा के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशंस है एनडीए के अंदर, उस पर ये जो है मेरे अनुसार जोरदार अटैक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गडकरी जी को मालूम है कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा, इस बार शायद उनको नागपुर से टिकट नहीं मिले, तो एक वो भी है। अब इसमें मैं इस डिबेट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। आज यदि इंडिया गठबंधन इस तरह से टूट नहीं होता रहता, मतलब जैसे नीतीश कुमार कूद के निकल गए, या ममता बनर्जी जो है अब राहुल गांधी पर अटैक कर रही है, या मान लीजिए आरएलडी उत्तर प्रदेश में अब सुन रहा हूं कि वो बात कर रही है बीजेपी से कि अखिलेश यादव को छोड़ के वो भाजपा में जाना चाहती है आरएलडी। तो ये जो या महाराष्ट्र में भी जो टूटा है, आपने मेंशन किया अजीत पवार का, और वही नहीं, अब एनसीपी का जो नाम है वो अजीत पवार फैक्शन को मिल गया है ना। तो ये जो बिखराव हो रहा है इंडिया अलायंस का, ये मेरा ओपिनियन है, ये यदि नहीं हुआ होता तो शायद इंडिया अलायंस यदि इंटैक्ट रहता और एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव राजनीतिक फ्रंट खड़ा करता, तो वो शायद नितिन गडकरी टाइप जो लीडर हैं, और इसका नंबर बहुत ज्यादा है भाजपा के अंदर, संघ के अंदर भी, तो शायद वो उस फ्रंट के साथ एक अलायंस बना के शायद बहुत बड़ा चैलेंज वो देते। चाहे तो राजनाथ सिंह के नाम आप नाम ले लीजिए उस लीडरशिप में, या नितिन गडकरी का, या और भी ऑल्टरनेटिव लीडर भाजपा में जो अभी भी पुराने मूल्यों को मानते हैं, तो उनके साथ आकर ये जो एक नया गुजरात लॉबी लेड जो राजनीति है उसको बहुत भारी चैलेंज देता। पर दिक्कत क्या है कि मैं इस मामले में एक दो जो स्पीकर हमारे पहले बोले कि ना इंडिया अलायंस पावर में आएगा, ये भाजपा हार जाएगा, मैं उतना बड़ा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह इंडिया महागठबंधन का बिखराव हो रहा है, वो जो पहले था कि ये 28 पार्टी पूरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ इंडिया से एकत्रित होके भाजपा को चैलेंज देगा, वो मुझे लग रहा है कि दिन पर दिन वो वीक होते जा रहा है। और ये जो अपॉर्चुनिस्ट चाटुकारिता का जो कल्चर है, लगता है कि शायद वो आगे बढ़ रहा है। तो जब तक कांग्रेस और बाकी जो भी इंडिया गठबंधन के मेंबर्स हैं, ये मिलके एक प्रण करें कि हम खाली संविधान को ही नहीं बचाएंगे, हम संविधान के बचाने के साथ साथ एक कह सकते हैं मोरालिटी लेड पॉलिटिक्स, जो महात्मा गांधी सिखाए, जो नेहरू सिखाए, वैसा राजनीति
हम लाएंगे, देश में जो गरीब लोग हैं उनके उन्मूलन के लिए, उनके पॉवर्टी को खत्म करें, ये यदि प्रिंसिपल्ड ये लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर जो है ये चाटुकारिता की राजनीति को झटका देना, चैलेंज देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि नितिन गडकरी का 2-3 लेवल उनका कह सकते हैं कि उनका जो अटैक है भाजपा के लीडरशिप पे, ये चाटुकारिता की राजनीति पे, ये नीतीश कुमार या बाकी पलटू रामों पर, ये बहुत ही प्रोवोकेटिव और बड़ा टाइमली स्टेटमेंट है मेरे अनुसार, चुनाव के 2-3 महीने पहले आया है। तो ये इसको बड़ा सीरियसली लिया जाए और मैं कहूंगा इंडिया गठबंधन को इससे सीखना चाहिए। अजीत सर, जिस तरीके की अभी बात एक जिक्र आया था कि गडकरी जी का टिकट कट सकता है या सारी चीजें, आज के ऐसे हालात में बहुत सारे नेताओं के ऐसे हालात हैं, तमाम सीनियर नेता भी जो है वो नहीं बोलते हैं, गडकरी जी वहां पर बोल दिए हैं ऐसी सारी चीजें। अब ये जो बयान है वो क्या गडकरी साहब की चिंता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो नई भाजपा बन गई है, वो भाजपा की इस इमेज से, भाजपा जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ना होकर के और 2 लोगों की पार्टी आज की तारीख में कही जाने लगी है, पूरी भाजपा का मतलब ही, या फिर शायद भाजपा से ऊपर केवल वो 2 नाम हो गए हैं, तो वो उन सब चीजों को लेकर के उनकी चिंता है, या फिर गडकरी साहब का व्यक्तिगत दर्द जो जिस तरीके से समितियों से बाहर कर दिए गए, जैसे ही अब खबरें चलने लग गई कि उनका टिकट कट सकता है, तो ऐसे में उनका व्यक्तिगत दर्द भी तो हो सकता है ये। और इसके साथ एक चीज और है सर, एक सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है कि आप लोग गोवा में सरकार बनाने का जो प्रकरण हुआ था उसको क्यों भूल जा रहे हैं। गोवा का प्रकरण अगर आपको याद हो, नितिन गडकरी साहब जो है भेजे गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और दिग्विजय सिंह साहब भेजे गए थे वहां पर कांग्रेस की तरफ से। दिग्विजय सिंह साहब शाम को पहुंच गए थे, समय से गए, खाए पिए, होटल में सो गए। गडकरी साहब देर रात वहां पहुंचे और सवेरे सरकार जो है वो बना ली गई थी, जबकि सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थी। तो उस घटना का भी ये जिक्र कर रहे हैं और इसके पीछे ये मान रहे हैं कि गडकरी साहब भी तो वही काम करते हैं। फिर ये साफ गोई की बात करना क्या मतलब बन जाता है इसका? ये सवाल बहुत ही अच्छा है आपके जो दर्शक ने पूछा है, और ये सही बात है कि गोवा में जो कह सकते हैं अपॉर्चुनिज्म जिसके खिलाफ अभी गडकरी जी बोले हैं कि नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, ये अपॉर्चुनिस्टों का एक नया उदय हुआ है। तो गोवा में तो गडकरी जी उस समय वो अपॉर्चुनिज्म किए कि भाई मेजॉरिटी था कांग्रेस के पास, इन्होंने जाके उसको तोड़ दिया मेजॉरिटी को और सरकार बना दिया। ये बात तो सही है, बट उनके गडकरी जी जो कह रहे हैं उसमें ऑफ कोर्स ये मैं तो मानता हूं कि उनकी टिकट कटने वाली है। मैं बीजेपी वालों से भी बात किया हूं, संघ वालों से भी, तभी मैं कह रहा हूं, और वो बहुत ही दुखी हैं। पर इसमें एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है, ये जो कह रहे हैं वो ये है, वो सिर्फ भाजपा की राजनीति के लिए ये एनालिसिस नहीं है, ये पूरे भारत के राजनीति के लिए है। पर अभी क्योंकि भाजपा पावर में है उसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है कि भारत में ज्यादातर जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वो मूवमेंट के एक फेज से आगे बढ़े, और मूवमेंट जो है वो बाद में जाके गवर्नमेंट में बदला। चाहे आप नए पार्टीज को ले लें, आपको आम आदमी पार्टी, उनका भी हमने देखा था, उनका नैतिकता मूवमेंट के फेज में, और बाकी जब पावर में आए तो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किए। उसी तरह से भाजपा जो है एक लंबे मूवमेंट से आया है, 1925 से संघ का मूवमेंट आया, और जो विवेक देशपांडे ने मेंशन किया, हेडगेवार और जो बंच ऑफ थॉट्स लिखे गोलवलकर जी, उन दोनों में भी विचारधारा में फर्क था। मैं ये थोड़ा ऐसे ही साइड में मेंशन कर रहा हूं। आशीष नंदी जो जाने माने साइको एनालिस्ट है, उनका एक ब्रिलियंट पेपर है कि हेडगेवार जो हैं वो उस ट्रेडिशन से आए थे जो मानते थे कि नेशनलिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजन, और गोलवलकर दूसरे ट्रेडिशन से आए, वो मानते थे कि स्पिरिचुअलिटी और nationalism, spirituality and religion is more important than nationalism। पर ये कभी और के लिए ये डिबेट हम रखेंगे या विवेक जी के साथ अलग से करेंगे। बट ये जो मैंने मेन पॉइंट कहा
कि मूवमेंट जो है, जब जब कांग्रेस पार्टी का भी ले लीजिए, मूवमेंट फेज, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उसके बाद पावर में आया, हर पार्टी का आप देख सकते हैं उस तरह से। तो जब मूवमेंट फेज में जब रहता है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि अभी हम देखते हैं राहुल गांधी का यात्रा, तो वो भी एक तरह से कह सकते हैं सिंबॉलिकली मूवमेंट फेज है। तो उस समय वो बड़ा प्रिंसिपल्ड होता है, और जब पावर में आ जाता है तब कॉम्प्रोमाइजेस स्टार्ट हो जाते हैं, अपॉर्चुनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ये जो है ना, ये उनका बड़ा ही इंसाइटफुल रिमार्क है। और ये चीज सबसे ज्यादा हुआ है भाजपा में जब से मोदी जी आए। क्यों? क्योंकि नंबर्स का खेल हो गया। पहले 273, तब 2019 में 300 पार, और अब जो है 400 पार। तो ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ना नंबर्स गेम हो गया है। जैसे हो, साम दाम दंड भेद हो, जिधर से हो नंबर पूरा करना है। अच्छा, इसका जो है एक एंटी क्लाइमैक्स होता है कि जब आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो पार्टी का फिर लॉन्ग टर्म डिक्लाइन शुरू हो जाता है। शॉर्ट टर्म में तो पावर में आप आ जाइएगा। कांग्रेस का लीजिए, कांग्रेस ने जब ये अपॉर्चुनिज्म किया पास्ट में, तभी जाके उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। तो ये जो है ना फीडबैक मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, लोगों को दिखाई पड़ने लगता है कि पावर में ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है जो कि उनके कहने से, नितिन गडकरी के स्टेटमेंट से आता है। जी,